हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, अभी हमने जो चैप्टर फर्स्ट ख़त्म किया है पर्यावरण का, जिसमें पर्यावरण और जैविक घटक के बारे में हमने पहले वीडियो में जाना था। तो उस वीडियो में जो मैंने आपको बताया गया था, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके सारे जितने भी एमसीक्यू इसमें हैं, मैंने 50 एमसीक्यू जो टॉप निकाले हैं, ये आपसे बनने लगेंगे। तो देखिए, इन एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति परि और आवरण से हुई है। यहाँ परि का सटीक अर्थ क्या होता है? तो परि का जो सटीक अर्थ होता है उसका मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, तो देखो, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। इसका अर्थ होता है वह क्षेत्र जो किसी जीव को चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जैविक घटक के अंतर्गत सही सुमेलित है? तो जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं जो अपनी वृद्धि करते हैं? तो उनमें आपके कौन कौन आएंगे? जंतु, वनस्पति और सूक्ष्म जीव। कौन आएंगे? तो जंतु, वनस्पति और सूक्ष्म जीव। आपको पता है कि जो वृद्धि करने वाले हैं वो यही हैं, बाकी और वृद्धि नहीं करते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? जंतु, वनस्पति और सूक्ष्म जीव, ये जैविक घटक में आएंगे। और जो वृद्धि नहीं करते हैं वो किस में आएंगे? अजैविक घटक में आएंगे। तो वहीं नेक्स्ट देखते हैं कि पादपों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है? स्वपोषी का मतलब होता है कि जो स्वयं अपना भोजन बनाते हों। तो देखो, स्वपोषी क्यों कहते हैं? क्योंकि वे चौथे नंबर का डी ऑप्शन है, क्योंकि वे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। और प्रक्रिया कौन सी है? वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना स्वयं भोजन बना लेते हैं। क्रिया कुछ इस तरीके से होती है कि CO2 प्लस H2O मिलकर के सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और अपने लिए पौधे भोजन का निर्माण इसी प्रक्रिया से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे क्लियर हो गया। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? वही होता है जो नीली हरे शैवाल होती है। तो साइनोबैक्टीरिया को किस श्रेणी में रखेंगे? तो वो उसे रखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी जीव के रूप में, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में क्या है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इस कारण से वो प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, इस कारण से यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि जौंक और खटमल पोषण की किस विधि का अनुसरण करते हैं? तो आपको पता है कि जौंक और जो खटमल होते हैं ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, यानी दूसरे जीव पर डिपेंड होते हैं। क्योंकि जौंक है ना, खून पीता है जो किसी जीव के साथ चिपक के, और खटमल भी होता है जो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है। तो ये किस में आएंगे? ये पैरासाइट में आएंगे, यानी परजीवी। तो जौंक और खटमल किस में आएंगे? ये जीव जीवित मेजबानों के रक्त या ऊतकों से पोषण प्राप्त करते हैं, जो परजीविता का उदाहरण है। तो ये भी आपने समझ लिया। वहीं आपके नेक्स्ट है कि प्रकृति के अपमार्जक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो अपमार्जक का मतलब ये होता है कि जो प्रकृति को साफ करते हैं। तो वो कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म जीव, यानी बैक्टीरिया और कवक मृत शरीरों का अपघटन कर पर्यावरण को साफ रखते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? प्रकृति का अपमार्जक कहते हैं। तो ये भी सरल सा सवाल था। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि मृदा का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का परिणाम होता है? तो मृदा का जो निर्माण होता है वो अपक्षय और अपर्दन, ऑप्शन नंबर डी, इस प्रक्रिया से मृदा का निर्माण होता है। क्योंकि सेल, जो मूल सेल होती है, उसके टूटना यानी अपक्षय, फिर उसका जो कटना फटना, नदियों के द्वारा बहाकर लाया जाना उनके कणों को, तो वो होता है अपर्दन। और अपर्दन के बाद आपके निक्षेपण की क्रिया होती है। इस क्रिया द्वारा आपके मृदा का निर्माण होता है। वहीं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत द्रव्यमान पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर का बी, 99%, यानी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो पृथ्वी के वायुमंडल की जो सघनता है वो 32 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। जहाँ तक पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% भाग कवर हो जाता है। वायुमंडल का नहीं, जो वायुमंडल में जो गैसें हैं, जो वायुमंडल की जो सघनता है वो आपकी 99% 32 किलोमीटर तक ही कवर हो जाता है। वहीं आपके नेक्स्ट हैं कि वायुमंडल में ऑर्गन गैस की लगभग मात्रा कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर का डी, 0.9%। आपको पता है कि जो सी है 0.03%, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, और बी में क्या है 21%, ये किसकी मात्रा है? ये आपकी ऑक्सीजन की, और 78% नाइट्रोजन की होती है। वहीं आपके नेक्स्ट सवाल देखिए, क्षौमंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 18 किलोमीटर, यानी विषुवत रेखा
पर आपके क्षोमंडल की ऊंचाई कितनी है, आपकी 18 किलोमीटर, और ध्रुवों पर होती है 8 किलोमीटर। क्योंकि ध्रुवों पर आपके ठंडक है, इस कारण से हवा नीचे बैठी रहती है और विषुवत रेखा पर गर्मी के कारण हवा ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो ये भी आपसे क्लियर हो गया। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि 11वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है। तो जैसे जैसे आप आसमान की तरफ जाएंगे तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ जाएगी प्रति 165 मीटर पर। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में तापमान गिरता जाता है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि वायुयानों की उड़ान के लिए कौन सी परत आदर्श मानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल। क्योंकि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि उसी मंडल में आपके जेट हवाएं चलती हैं, तो उसी के साथ आपके ये चलते रहते हैं। वहीं आपके नेक्स्ट हैं, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है। तो ओजोन परत वायुमंडल के आपके ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में स्थित होती है। आपको पता है ये ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, जो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हम धरतीवासियों की रक्षा करती है। आपको ये भी पता हो कि जो UV रेज होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB और UVC। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। UVA ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, UVB और UVC आपकी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। वहीं आपके नेक्स्ट है कि उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करने पर किस परत में जलकर चमकते हैं। तो उल्कापिंड चमकते हैं ऑप्शन नंबर बी, मध्य मंडल में। ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है और उसी घर्षण के कारण उल्कापिंड चमकने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण में वायुमंडल की किस परत का उपयोग किया जाता है। तो किस परत का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों के रूप में आयन मंडल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 71% भाग हमारी धरती का जल से ढका हुआ है। वहीं नेक्स्ट है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है विजुअल लाइट की, तो वो होती है ऑप्शन नंबर डी, 400 से 700 नैनोमीटर तक इसकी सीमा होती है। इसी क्रिया पर हम ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और इसी प्रकाश पर हम देख पाते हैं। वहीं आपके नेक्स्ट है कि पराबैंगनी किरणों का वह कौन सा प्रकार है जो वायुमंडल द्वारा परावर्तित नहीं होता और पृथ्वी तक पहुंचता है। तो पराबैंगनी किरणों का वह कौन सा प्रकार है जो वायुमंडल द्वारा परावर्तित नहीं होता है और पृथ्वी तक पहुंचता है, वो है UVA। B और C को रोक लेती है, UVA धरती पर पहुंच जाती है। इसकी जो वेवलेंथ है वो भी आपको ध्यान रखना है, 315 से 400 नैनोमीटर तक होती है। वहीं आपके नेक्स्ट है, बीजों के अंकुरण के लिए किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो बीजों का जो अंकुरण होता है इसके लिए सबसे जो बेस्ट प्रकाश है वो है ऑप्शन नंबर डी, लाल प्रकाश। लाल प्रकाश में बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। वहीं आपके नेक्स्ट है, पौधों में पुष्पन की क्रिया के लिए आवश्यक प्रकाश की मात्रा को क्या कहते हैं। तो जो पौधों में जो पुष्पन यानी पुष्प खिलने के लिए जो आवश्यक प्रकाश की मात्रा होती है उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, दीप्तिकालिता। इसे अंग्रेजी में फोटो पेरियोडिज्म भी कहते हैं, जो पुष्पन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वहीं आपके नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वोत्तम तापमान परास क्या माना गया है। तो प्रकाश संश्लेषण किस तापमान पर सबसे अच्छा होगा, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 30 से 45 डिग्री। इस तापमान पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। सबसे अधिक ताप पर श्वसन दर बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण घटने लगता है। अगर ताप बढ़ेगा तो देखो 30 से 45 तक ताप रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, लेकिन इससे ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगा और इससे नीचे भी जाएगा तो भी कम हो जाएगा। वहीं आपके नेक्स्ट हैं कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है हमको, ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये उसका सूत्र होता है 6CO2 + 6H2O, C6H12O6 + 6O2। यहाँ ग्लूकोज ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट है कि वे प्राणी जो वातावरणीय तापमान के बृहद परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखो तापमान अगर ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो इसको सहन करने वाले जीव होते हैं पृथुतापी, ऑप्शन नंबर ए। और जो कम तापमान के परास को सहन कर पाते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए और वहाँ 70 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए, तो इसमें भी आपके जो जीवित रहने वाले जीव हैं उनको कहेंगे पृथुतापी। लेकिन जो
कम तापमान के परास को सहन करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं तनुतापी। तनुतापी में सरीसृप वगैरह आ जाते हैं, और पृथुतापी में आपके मनुष्य और व्हेल मछलियाँ वगैरह आ जाती हैं। वहीं आपके नेक्स्ट हैं कि सरीसृप और प्रवाल को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो सरीसृप और प्रवाल को हम किस में रखेंगे, तनुतापी में रखेंगे, क्योंकि ये जीव तापमान के थोड़े परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और ये ख़त्म भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वहीं आपके नेक्स्ट हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पहली बार आधिकारिक तौर पर किस वर्ष मनाया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था ऑप्शन नंबर नहीं, देखो इसकी जो शुरुआत है ना वो 1972 से हुई थी, लेकिन इसको जो मनाने की शुरुआत है वो आपके ऑप्शन नंबर डी 1974 से हुई थी। जो स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था, इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया था, लेकिन आपके विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो शुरुआत है 1974 से हुई थी। वहीं आपके नेक्स्ट है कि बेलग्रेड चार्टर जो 1975 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय शिक्षा का ढांचा तैयार करना है। इसमें जो मिलजुल कर कार्य किया था वो किया था यूनेस्को और यूएनईपी ने। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने संयुक्त रूप से पर्यावरणीय अध्ययन के लक्ष्यों और पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए इसे जारी किया गया था। यूनेस्को का अगर आपको फुल फॉर्म पता हो तो यूनेस्को का फुल फॉर्म कमेंट में भेजिएगा। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 4 नवंबर 1945 को हुई थी। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ के समय वायुमंडल में CO2 का स्तर कितना था। आपको पता है कि 1806 में औद्योगिक क्रांति आई थी, उससे पहले जो CO2 का स्तर था वो था आपके 290 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन 2018 के बाद या वर्तमान में देखा जाए तो ये 400 ppm तक पहुंच चुका है। ठीक है, औद्योगिक युग से पहले कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.029% या 290 पार्ट्स पर मिलियन थी, यानी हवा के जो 1 मिलियन जो कण हैं उनमें आपके 290 कण किसके थे, वो थे आपके CO2 के, लेकिन वर्तमान में आपके 400 तक पहुंच गई है। वहीं नेक्स्ट है वर्ष 2018 तक वायुमंडल में CO2 के स्तर में औद्योगिक क्रांति के पूर्व की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है। तो ये टोटल आपकी 280 थी वहाँ से 400 तक आ गई है। तो ये जो परसेंटेज वृद्धि है ना 290 से 400 तक, ये है आपके 28% की वृद्धि। ये क्यों, ये तो जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण भारी वृद्धि हुई है। पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत हो गया था 1806 से, तो उसके बाद से इतनी वृद्धि हो गई है। वहीं नेक्स्ट है प्राणी संभोजी जंतु अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो प्राणी संभोजी होते हैं वो अपना भोजन आपके ठोस अथवा तरल रूप में मुख से ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बंदर इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये संभोजी होते हैं, प्राणी संभोजी यानी होलोजोइक होते हैं, जो अपने मुख से आपके भोजन का ग्रहण करते हैं ठोस या तरल रूप में। वहीं नेक्स्ट है कि वायुमंडल पृथ्वी से किस बल द्वारा जुड़ा होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक तरल पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो वो आपके जल होता है, क्योंकि जल का सूत्र H2O होता है, इसमें कार्बन नहीं होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, वहीं आपके नेक्स्ट हैं प्रकाश की कौन सी तरंगें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को मंद या कम करती हैं। तो प्रकाश की कौन सी तरंगें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कम कर देंगी। तो वो हैं आपके नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत कम होती है, जबकि लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत होती है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि पौधों में जो ऑक्सीजन हार्मोन के उत्पादन को कौन सा कारक नियंत्रित करता है। तो आपको पता है जो नियंत्रित करने वाला कारक है वो है आपके प्रकाश। प्रकाश जब अच्छा रहेगा तो ये ऑक्सीजन हार्मोन अच्छे से बनेगा, पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। प्रकाश कम रहेगा तो ये उतना अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल की बाहरी परत, जहां वायुमंडल और अंतरिक्ष परस्पर मिले हुए प्रतीत होते हैं, क्या कहलाता है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। यहाँ पे आपके वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल और अंतरिक्ष आपके एक दूसरे में मिल जाते हैं। वहीं आपके नेक्स्ट है कि मृतजीवी पोषण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। तो जो मृतजीवी होते हैं ना, जो आपके मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, तो वो आपके ऑप्शन नंबर बी, मृत जीव और वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई। तो किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई, तो वो हुई थी UNEP की शुरुआत हुई थी आपके स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद हुई थी UNEP की शुरुआत। ठीक है, तो वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि तापमान बढ़ने पर पौधों की श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तापमान बढ़ने से पौधों की जो श्वसन दर है ना वो कम हो जाती है। ठीक है,
श्वसन दर आपके तापमान बढ़ने पर पौधों की श्वसन दर क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉरी, इसका जो आंसर है वो है आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ जो पौधे की जो उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं ना वो तेज़ हो जाती हैं, जिससे श्वसन दर बढ़ती है। हालांकि एक सीमा के बाद यह घटने लगती है। ठीक है, तो श्वसन दर जैसे तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगी, लेकिन अगर अधिक तापमान बढ़ जाएगा तो ये घटने लगेगी, क्योंकि पौधा बाष्पोत्सर्जन करने लगता है। ठीक है, तो ये सॉरी से गलत टिक हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, मृदा का निर्माण पृथ्वी के किस भाग पर होता है? तो मृदा का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी के ऑप्शन नंबर सी भूपरपट्टी पर इसका निर्माण होता है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली परावैंगनी तरंगें कौन सी हैं जो ओजोन परत द्वारा रोकी जा सकती हैं? तो वो हैं आपके यूवी वी और यूवी सी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ओजोन परत द्वारा रोक ली जाती हैं और यूवी ए को धरती पर भेज दिया जाता है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य को तापमान सहने की क्षमता के आधार पर किस वर्ग में रखा जाएगा? तो मनुष्य को तापमान, मैंने अभी बताया कि मनुष्य तापमान के अधिक परास को सहन कर सकता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथुतापी, यानी मनुष्य ऊंचे पहाड़ों की ठंड और रेगिस्तान की गर्मी दोनों को सहन कर सकता है। वहीं सरीसृप ये सहन नहीं कर सकते। वहीं नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल की किस परत में जलवायु और मौसम परिवर्तन की समस्त घटनाएं घटित होती हैं? तो मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन किस मंडल में होता है? ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में होता है। आंधी, तूफान, वर्षा, बादलों का जो बनना होता है वो किस में होता है? ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में। देखो स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा जीभ लड़खड़ा जाती है, तो आप उस चीज़ को समझिए। ठीक है, वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.029% से बढ़कर कितनी हो गई है? तो औद्योगिक क्रांति के बाद ये 400% तक बढ़ गई है। ठीक है, तो इस समय वर्तमान में 400 ppm तक पहुंच गई है। ये 1806 में जब औद्योगिक क्रांति आई थी उससे पहले थी 290, और लेकिन अभी 2018 में वही 400 ppm, यानी CO2 का स्तर 400 ppm पर आ गया है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन पर बल देने वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको पता ही है 5 जून 1972 को ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम में सम्मिलित ये आयोजित किया गया था। यहीं से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। वहीं नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल के गैसीय आवरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो नाइट्रोजन कितना % होता है? ऑप्शन नंबर सी 78% होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है। वहीं आपके नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने वाले सूक्ष्मजीव का उदाहरण क्या है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो भोजन बनाने वाला सूक्ष्मजीव है वो है ऑप्शन नंबर बी, साइनोबैक्टीरिया। इसको नीली हरिस्यवाल भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेता है। वहीं आपके नेक्स्ट है कि मृदा का निर्माण किन पदार्थों के निक्षेपण से होता है? तो मृदा का जो निर्माण है वो खनिज और अपघटित कार्बनिक पदार्थों के निक्षेपण से होता है। वहीं आपके देखो चट्टानों के खनिज और पौधे जंतुओं के सड़े गले अंश या मिट्टी से मिलकर मृदा बनती है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया से। तो वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि ऊर्जा संगठक के रूप में पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं, दीप्तिकालिता शब्द का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो दीप्तिकालिता के बारे में मैंने पढ़ा दिया है कि जो पुष्पन यानी पुष्प खिलने के लिए जो आवश्यक प्रकाश की मात्रा है उसी को कहते हैं दीप्तिकालिता, यानी ऑप्शन नंबर बी, पौधों में पुष्पन पर प्रकाश का प्रभाव। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं, भारत यूनेस्को का सदस्य किस वर्ष बना? तो भारत यूनेस्को का जो सदस्य बना है वो वर्ष बना है वो है आपके 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई, और 1946 यानी ऑप्शन नंबर डी में भारत यूनेस्को का सदस्य बन गया। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, जितने भी हाई क्वालिटी के सवाल थे वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। वहीं आपके देखते हैं तो स्कोर आपके 49, एक गलती से वो क्लिक हो गया तो इसीलिए ये स्कोर आपके एक गलत हुआ है, उस वजह से ये कम हुआ है। तो ठीक है, आप लोग आपने देखा सारी क्वालिटी आप देख रहे हो हमारी। ठीक है, तो जो लोग MP पुलिस, MP टेट या फिर MPSI या फिर जितनी भी आने वाली भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको निश्चित ही बहुत अच्छा कंटेंट और क्वालिटी मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर्यावरण का, जो आपके पारिस्थितिकी एवं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी एंड पारितंत्र के बारे में है। उसके थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके MCQ करेंगे। इस तरीके से चलेंगे तो सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।